नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। आरआरबी एनटीपीसी में बजट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में आप बजट पढ़ते हैं और यहाँ पे दो टाइप्स कह लिया जाए तो तीन टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो बजट का स्टैटिक कि पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का, पेपरलेस जो सबसे पहला बजट पेश किया गया, सबसे अधिक बार कौन से फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया, कितनी बार पेश किया गया, मतलब बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट यहाँ से सवाल बनेंगे। एक कंसेप्चुअल पार्ट, जैसे कि आपको बजट में ही पता चलता है कि सरकार कितने कर्ज में डूबा हुआ है या सरकार कितने उधार ले रही है अपने देश में या देश के विकास के लिए जो भी चीजें हैं, या कितना इंटरेस्ट पे कर रही है। जैसे कि आप फिजिकल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा के बारे में पढ़ते हैं, प्राइमरी डिफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा। तो ये सारी चीजें कंसेप्चुअल पार्ट से एक क्वेश्चन बनता है। और एक करंट अफेयर मतलब कि 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किए गया है भारत सरकार के द्वारा, कितना बजट अलोकेट किया गया है, किस सेक्टर में कितना किया गया है, मतलब उसमें जो जो इंपॉर्टेंट स्कीम लाए गए हैं, कितना इनकम भारत सरकार को किस सेक्टर में टैक्स के से या फिर टैक्स में भी इनकम टैक्स या फिर जीएसटी किस सेक्टर से सबसे ज्यादा इनकम हुआ है, कहाँ सरकार सबसे ज्यादा खर्च कर रही है, डिफेंस सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना, एजुकेशन सेक्टर में कितना, ये सब एक सेक्शन से आपका क्वेश्चन। तो आपने समझ लिया तीन सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए करंट अफेयर इसमें मैं कवर नहीं कर रहा हूं, आपका पूरा स्टैटिक और कंसेप्चुअल पार्ट यहां पे कवर कर दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि देखिए समय कम है, आपका पेपर चल रहा है, ऑनगोइंग में है, तो जितना हो सकता है मैं आपको दे सकूं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनका अभी पेपर बचा हुआ, 16 को पेपर होगा, 17 को पेपर होगा, तो आपका एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है मेरे भाई, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टारगेट किया गया है एनटीपीसी के लिए ही, जरूर से देख के जाइएगा। और जो कंटेंट लिए हैं उसके अलावे अभी कुछ मत, कंटेंट लेने का मतलब कि जैसे बजट, जैसे इस प्रकार से बजट का पूरा सेशन आपको कंटेंट दे दिया गया। जो लेना चाहते हैं आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, जिसकी फी मात्र और मात्र 200 रखी गई है। इसमें पूरा जीके नहीं है, अभी आपके पास जो कम समय में 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि देखिए वहीं से सवाल भी बन रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि आउट ऑफ 40 में हमारा 25 से 27 बहुत अच्छा स्कोर होगा, और आज आप देख भी रहे हैं, रियलिटी यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए बजट के बारे में। देखिए बजट कहने का मतलब क्या है, बोलचाल की भाषा में आप जब दोस्तों के साथ नहीं करते हैं, तो कोई भी जब आप पार्टी कर रहे होते हैं तो आप सबसे पहले बताते हैं क्या कि भाई बजट कितना है। तो 4 दोस्त है तो भैया बजट हमारा 4000 है। तो 4000 है तो भाई सबसे पहले ये 4000 पैसा आया कहाँ। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लिए क्या कि हमारा बजट क्या है। बजट मतलब कि हम जो पार्टी करने जा रहे हैं कितना खर्च करेंगे उसमें, या मतलब कि अनुमानित एक 4000 है, ठीक है सर। अब ये 4000 आप लोगों के पास आएंगे कैसे, तो 4 दोस्त है तो सभी ने बोल दिया कि भाई 1-1000 सब लोग देंगे, ठीक है। 1-1000 यानी कि आपके पास पैसा आ कैसे गया ये आपको पता चल गया। अब ये 4000 को आप क्या करेंगे, खर्च करेंगे, कुछ खाने में खर्च करेंगे, कहीं कोई प्लेस में घूमने चले गए वहां पे खर्च करेंगे, कुछ ट्रैवल किए तो भाई ट्रैवल में आपने जो भी भाड़ा वगैरह दिया वहां खर्च हुए, मतलब वो एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया, ठीक। तो आपको समझ में आ गया बजट मतलब कि आप एक अनुमानित क्या करते हैं, बजट का अनुमान कर लेते हैं कि 4000 में हमारा पार्टी हो जाएगा, जिसके लिए आपने इनकम किया यानी कि चारों दोस्त से पैसा का कलेक्शन किया, फिर आपने उसको क्या किया, एक्सपेंड किया यानी कि खर्च किया, व्यय किया यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया ये। ठीक इसी प्रकार सरकार क्या करती है, बजट बनाती है। बजट इसीलिए बनाती है क्योंकि भाई देखिए सरकार के पास, या फिर कह लिया जाए हमारे पास क्या है, लिमिटेड सोर्सेस है। क्या है, हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस है, और हमारी चाहत यानी कि जो हमारी वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो अगर आपके पास लिमिटेड सोर्स है और आपकी अनलिमिटेड चाहत को पूरी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी होगी। यानी इसी के लिए हम क्या करते हैं, एक बजट का अलोकेशन करती है भारत सरकार। कि पहले तो बजट में सरकार ये डिसाइड करती है, अनुमानित एक डिसाइड कर लेती है कि आगामी वर्षों में यानी कि आने वाला जो साल है इसमें देश में इतना खर्च होगा, मान के चलते हैं 1 लाख रुपए खर्च होगा। अब सरकार इस बजट में क्या, यानी कि जब बजट सरकार प्रस्तुत करती है सदन में,
तो भैया क्या इसका मतलब है कि सरकार बता रही है कि आने वाले जो साल होगी फाइनेंशियल ईयर, उसमें इतना खर्च हो सकता है, मतलब इतना पैसा सरकार को चाहिए। किस लिए भाई? इस देश के विकास के लिए, देश की गरीबी दूर करने के लिए, देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छा करने के लिए, रक्षा को यानी डिफेंस सेक्टर, साइंस एंड टेक, मतलब ये सारी चीजें। ठीक, तो अब ये 1 लाख रुपया आया कैसे, यानी कि सरकार को आएगा कैसे? तो भाई सरकार की भी इनकम होगी, तो सरकार इसी बजट में बताएगी कि हमारी इनकम कैसे हुई है 1 लाख, यानी बताएगी कि 1 लाख आएगा कैसे। ठीक, ये अनुमानित होती है। अब इसके बाद ये हो गया, आपको इसी बजट में बताएगी कि अब ये 1 लाख जो हमारा बजट था और ये 1 लाख हमने इनकम कर लिया, ये इनकम कर लिया, अब उसको हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे। यानी हम क्या करेंगे सर? व्यय करेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर। वो भी सरकार बताएगी कि हम 1 लाख में 10,000 खर्चा करेंगे भाई गरीबी या फिर गरीब जितने लोग हैं उनके लिए कोई स्कीम में खर्च करेंगे, 10,000 हम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे, 10,000 हम ग्रामीण सेक्टर के विकास में, और 5,000 हम जो अर्बन एरिया है, शहरी जो क्षेत्र है वहां पे डेवलप। इस प्रकार से वो पूरा डिटेल इस बजट में देते हैं। ठीक, और साथ के साथ ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार को बजट 1 लाख रुपए तो सरकार की इनकम भी 1 लाख हो रही होगी। मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि सरकार को ऐसा लगा, ये अनुमानित होती है, एस्टिमेटेड होती है। मैं हर बात को जब भी जो भी बातें बोल रहा हूं उसका कोई ना कोई मतलब है, वहां से सवाल बनती है भाई। तो ये आपका एस्टिमेटेड एक बजट होता है, एक वैल्यू होती है, अनुमानित होती है कि भाई 1 लाख रुपए भाई सरकार को चाहिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई सरकार ने बोला हमारा इनकम तो 80,000 ही है, तो घट कितना रहा? 20,000। तो अब ये 20,000 के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। सरकार भी उधार लेती है और लोन लेती है। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए, मैंने एक वर्ड यूज किया था फाइनेंशियल ईयर के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब क्या है? वित्त वर्ष, है ना। ये वित्त वर्ष का मतलब क्या है समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग न्यू ईयर क्या करते हैं? 1 जनवरी से सेलिब्रेट करते हैं, करते हैं कि नहीं भाई? उसी प्रकार सरकार की जो नई साल स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है आपका 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च, यानी कि ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये कि जो भी चीजें बजट में अनाउंस करेगी सरकार, मतलब सरकार ने कहा कि जो अब इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो बढ़ाया जा रहा है। जो पहले 5 लाख तक जो अर्निंग कर रहे थे पर ईयर, उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो 7 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं, पर ईयर कमा रहे हैं, तो उनको अब क्या करना पड़ेगा भाई? टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें, या फिर गैस का जो सिलेंडर है उसका प्राइस जो है अब 500 रुपए कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें, या कोई योजना लॉन्च कर रही है भारत सरकार कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको प्रत्येक महीना 1,000 रुपए की राशि मिलेगी। तो ये सारी बातें लागू कब से होगी? फाइनेंशियल ईयर से, मतलब 1 अप्रैल से लागू होगी। और कब तक? 31 मार्च तक। अब समझिए एक चीज और, कि ये जो बजट आपका आता है, ये बजट को पेश कब किया जाता है ये भी समझिए। देखिए, बजट को जो प्रस्तुत किया जाता है या जो इसको पेश किया जाता है, ये कब किया जाता है? ये पेश किया जाता है 1st वर्किंग डे। ठीक है ना? क्या किया जाता है मेरे भाई? 1st वर्किंग डे ऑफ फरवरी मंथ। 1st वर्किंग डे ऑफ फरवरी मंथ, मतलब इसका मतलब हिंदी में कहेंगे प्रथम कार्य दिवस फरवरी महीने का। इसका मतलब ये है कि जो फरवरी मंथ का जो 1st डे होगा, यानी कि 1 फरवरी, अगर ये सैटरडे संडे नहीं है तो 1 फरवरी को ही क्या कर दिया जाएगा? बजट आपका प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कि 1 फरवरी जो है सैटरडे संडे पड़ गया, तो फिर बजट कब प्रस्तुत किया जाएगा? 2 फरवरी को। मतलब वर्किंग डे होना चाहिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस प्रकार होना चाहिए। क्लियर है भाई? अब जो बजट प्रस्तुत किया जाता है 1st वर्किंग डे ऑफ फरवरी को, जस्ट इसके एक दिन पहले, यानी कि 31 जनवरी। अब 31 जनवरी भाई सैटरडे संडे नहीं होना, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, या कोई भी मतलब ऐसा नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। मतलब बजट से जस्ट एक दिन पहले आपका क्या प्रस्तुत किया जाता है? एक रिपोर्ट सरकार प्रस्तुत करती है। मतलब कि वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्री प्रस्तुत करती है एक रिपोर्ट, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि आर्थिक समीक्षा। इससे क्या पता चलता है? इस इकोनॉमिक रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि एक्चुअल देश की स्थिति क्या है। मतलब देश की स्थिति के बारे हमें बता रहे होते हैं कि कितनी गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठ चुके हैं। मतलब गरीबी, इतने लोग गरीबी जो थे इनके, गरीबी इनकी हट चुके हैं। इतने बेरोजगारी जो थी, बेरोजगारी दर घट गई है।
इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया है, इतना मेडिकल सेक्टर में मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी डाटा या फिर पूरा का पूरा जो देश की स्थिति का पता हमें पता चलता है इकोनॉमिक सर्वे से। कब आएगा ये रिपोर्ट? जस्ट एक दिन पहले जो बजट पेश किया जाएगा, जस्ट उसके एक दिन पहले। भाई देखिए, फटाफट चीज़ों को ख़त्म करना, और ये बजट ऐसा चीज़ है ना कि इसको बिना समझाए बिना समझे ख़त्म भी नहीं कर सकते, इसीलिए समय देना होगा। और बहुत मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, यहाँ तक समझ में अब आ गया होगा। आई होप सो। फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब, वित्त वर्ष कहने का मतलब क्या है भाई? जैसे कि देखिए, अब एक चीज़ को और समझ लीजिए, जैसे कि अभी आपका ईयर कौन सा चल रहा है सर? 2025 चल रहा है ना। ईयर कौन सा चल रहा है? 2025। तो 2025 के 1 फरवरी में, यानी 1 फरवरी 2025 को क्या करेगा सर? क्या किया गया सर? एक बजट प्रस्तुत किया गया। ये जो बजट प्रस्तुत किया गया किस नाम से रहता है? वो आपका नाम रहेगा 2025-26 बजट। ठीक है, 2025-26 बजट। तो अब ये 2025-26 बजट ये इंप्लीमेंट कब से होगा? 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये क्या हो जाएगा भाई? 2026, और ये 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, अब एक चीज को समझिए, जस्ट 2025 से पहले कौन सा ईयर होगा सर? 2024 होगा कि नहीं? तो इस 2024 में भी क्या हुआ होगा? बजट आया होगा। तो 2024 में जो बजट आया होगा, यानी कि जिस भी साल में बजट आता है वो बजट क्या होता है? आने वाले साल के लिए होता है। कैसे? अभी समझिएगा। जैसे कि देखिए, 2024 का जो बजट आया होगा 1 फरवरी को, वो बजट किस नाम से आया होगा? 2024-25। ठीक है, 2024-25। और ये जो बातें बजट में रखी गई है वो कब से इंप्लीमेंट होगी? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? अब समझिए, देखिए, जब बजट 2025 का प्रस्तुत किया गया था, कब? 1 फरवरी 2025 में। ध्यान से समझिएगा, ये 1 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत तो किया जा रहा है, लेकिन इस 1 फरवरी में, उसी दिन की मैं बात कर रहा हूं, 1 फरवरी के दिन क्या चल रहा है? देखिए, 2024 में जो बजट आया था 2024-25 का, 1 अप्रैल से 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक की जो भी चीजें सरकार ने लागू की थी, वो चीज अभी इस 1 फरवरी 2025 में चल रही है। इसीलिए मैंने कहा कि जिस भी साल बजट आती है, तो ये जो 2025 का बजट आ रहा ना, ये आने वाले साल की बात होती है, यानी कि एक एस्टिमेटेड वैल्यू देती है। क्या देती है? एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी कि अनुमानित मान बताती है। ठीक है, समझ में आ गया? और ये क्या हो गया? देखिए, इसके जस्ट पिछला साल वाला जो बजट हो गया 2024, तो हम अब क्या कर लेंगे? एक एवल्यूएशन कर लेंगे, यानी कि कैलकुलेशन कर लेंगे कि पिछले साल एग्जैक्ट खर्च कितना हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे। मतलब ये कि हमने 2024 में सोचा था 1 लाख खर्च होगा, बट फाइनली पता ये चला 2024 का पूरा फाइनेंशियल ईयर बिताने के बाद, 31 मार्च के बाद, कि हमारा 1 लाख नहीं 90,000 हमारा बजट में अलोकेशन हुआ, इतना खर्च हुआ। तो उसको हम क्या कर लेंगे? रिवाइज। तो इसको हम कहेंगे, जस्ट उसके पिछले साल का जो बजट आया उसको हम कहेंगे रिवाइज्ड बजट। ठीक है ना? क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे रिवाइज्ड बजट। और 2024 से जस्ट उसके पहले भी एक बजट आया हुआ, क्या उस कौन सा नाम से आएगा? 2023 के ईयर के नाम से आएगा। ठीक है, अब इसको भी समझिए, ये सब आपका क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। 2023, इससे पहले भी एक बजट आया होगा, तो 2023 में कब आया होगा? तो बताइए, 1 फरवरी 2023 में आया होगा। अब ये किस नाम से आया होगा सर? तो ये नाम से आया होगा 2023-24। ये इंप्लीमेंट कब से होगा सर? 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक। क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। बिल्कुल क्लियर होगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक चीजें? तो ठीक है, देखिए, तो अभी समझिएगा क्या हो रहा है। 2025 में आपने तो एक अनुमानित वैल्यू रख दिया, एस्टिमेटेड बजट रख दिया, और ये क्या हो गया? आपने रिवाइज कर दिया, यानी कि भाई इतना खर्च हुआ, हमने उसको रिवाइज कर दिया। और इसी साल हम क्या कर लेते हैं, हमारे लिए ये जो बजट हुआ 2023-24 का, ये जो इस यानी 2024 से पहले का जो बजट हो जाता है, ये क्या हो जाता है? ये हमारा फाइनल बजट हो जाता है। ठीक है ना? यानी इसको हम कहते हैं एक्चुअल बजट, मतलब कि इसमें हम पूरा डाटा रख देते हैं कि एक्चुअल में इतनी खर्च हुई थी। तो अब समझिएगा सवाल क्या बनता है कि जो कोई भी एक ईयर का जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि 1 फरवरी 2025 में 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया गया,
ठीक है ना। तो ये एक बार क्या बनेगा, अभी तो ये एस्टिमेटेड रहा, ठीक है, इसके अगले साल में ये क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड हो जाएगा, और उसके जस्ट अगले साल में ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल बजट हो जाएगा। देखिए अभी ये एस्टिमेटेड बजट है, ठीक है, इसके आने वाला साल यानी कि 2026-27 में जब बजट प्रस्तुत करेगा तो यही बजट क्या बन जाएगा, रिवाइज, इसको रिवाइज कर दिया जाएगा कि हाँ भाई 1 करोड़ खर्च नहीं हुआ था या 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ, उसको रिवाइज कर लेंगे। और फिर आने वाला साल जो होगा आपका 2027-28 में यही जो रिवाइज था अब वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 साल का कोई भी जो बजट प्रस्तुत होता है वो हमें क्या बताती है, एक तो हमें बता देती है एस्टिमेटेड यानी अनुमानित बजट के बारे में, और बता देती है एक रिवाइज के बारे में, और एक एक्चुअल बजट के बारे में भी बता देती है। यहाँ तक क्लियर है भाई, आगे बढ़िएगा एक एक करके, पहले कंटेंट में आइए। चलिए मैंने कोशिश किया है जल्दी में सारी चीज़ें आपको ख़त्म करवा दूं, ठीक है, बताते हुए। बजट इतना आसान नहीं है कि एक क्लास में चीज़ों को कवर किया जाए या 1 घंटे में किया जाए, फिर भी मेरी कोशिश पूरी होगी। बजट सरकार की क्या है, एक वित्तीय योजना है, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बजट क्या है, सरकार की एक वित्तीय योजना है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है बजट। बजट देखिए अभी मैंने कहा यही बात यहाँ लिख दिया गया, बजट जो होती है क्या होती है, वो अगले साल की होती है। अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया ये बजट आने वाले ईयर के लिए होते हैं, यानी एस्टिमेटेड बजट जिसको कहते हैं, अनुमानित बजट कहते हैं। बजट अगले वित्त वर्ष के अनुमानित, अच्छा अब समझिए, हमने आपको बताया था कि आप बजट एक बनाए पार्टी करने के लिए 4,000 रुपए, तो अब वो 4,000 रुपए आपको प्राप्त कैसे हुए, यानी इनकम कैसे होते हैं, या आप उसको क्या करेंगे, व्यय यानी कि खर्च कैसे करेंगे, यही आप बजट में पूरा का पूरा, सरकार बजट बनाई 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए सरकार को आएगा कैसे ये बताएगा, ठीक है सरकार, और सरकार ये बताएंगे कि उस 1 लाख को हम खर्च कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। अभी एक बार फिर से पढ़िएगा इस लाइन को अच्छे से। 3rd लाइन में क्या लिखा गया, बजट जो होती है अगले वित्त वर्ष के अनुमानित प्राप्तियां होती है, क्योंकि बजट होती है अनुमानित, तो भाई हम यहाँ पे एक अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेटेड करते हैं कि इतना रिसिप्ट होगा, यानी एस्टिमेटेड हमारा इनकम 1 लाख रुपए होगा, और एस्टिमेटेड हमारा खर्च 1 लाख रुपए, जितना कमा रहे हैं उतना हम लोग खर्च कर रहे हैं। ये सारी चीजें एस्टिमेटेड होती है जिस साल हम लोग बजट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो बजट अगले वित्त वर्ष के अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय का क्या होता है, विवरण होता है। समझ में आ रहा है बजट क्या होता है। पहली बात तो बजट जो होते हैं आने वाले साल की क्या होती है, अनुमानित, उसमें हम क्या कितना इनकम करेंगे और कितना खर्च करेंगे उसका पूरा डिटेल समावेश होती है बजट में। अब बात कर लेते हैं क्या संविधान में ये बजट शब्द की कहीं चर्चा है, तो बिल्कुल नहीं, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसके जगह लेकिन हमारे संविधान में क्या किया गया समझिएगा, संविधान में हमारे बजट के जगह जो चर्चा की गई है हमारे संविधान में, वहां चर्चा की गई है वार्षिक वित्तीय विवरण का, मतलब कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि सरकार हर एक साल एनुअल वित्तीय क्या करे, हमें विवरण दें कि आपने 2025-26 में कितना पैसा कमाया, और कमाया तो कहाँ कहाँ से कमाया, और उसको आपने खर्च किया तो कितना खर्च किया और कहाँ कहाँ खर्च किया, ये आप पूरा विवरण देंगे। बजट नहीं चर्चा किया गया संविधान में, लेकिन संविधान में चर्चा किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का। क्लियर है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़िए। अब यहां से आर्टिकल 2 पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 112 में साफ साफ संविधान में लिखा गया है कि केंद्र सरकार एक अपना वार्षिक वित्तीय विवरण देगी, मतलब इसका मतलब यही है कि बजट की बात है, यानी कि केंद्र सरकार हर साल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण देगी। कहीं बजट नहीं लिखा गया कि केंद्र सरकार बजट प्रस्तुत करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब राज्य में के लिए आर्टिकल 202 आता है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया संविधान में कि जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य का हर साल वार्षिक वित्तीय विवरण देगी। क्लियर है। अब एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर आपने जैसे बताया कि केंद्र सरकार बजट कब प्रस्तुत करती है, अभी आपने बताया सर कि फर्स्ट वर्किंग डेज ऑफ फरवरी, लेकिन ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है राज्य सरकार के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई फिक्स नहीं है कि 1 फरवरी ऑफ वर्किंग डेज को ही। आपने देखा भी होगा और आपके डाउट भी आ रहा होगा सर हमारे स्टेट में तो सर अभी जस्ट हाल फिलहाल में ये बजट प्रस्तुत किया गया, तो बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा 1 वर्किंग डेज ऑफ फरवरी, और जस्ट बिफोर बजट
उसके एक दिन पहले क्या किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। आगे बढ़िए। अगली बात लिखी गई है वित्त वर्ष के बारे में। हमने आपको बताया था सरकार की नई साल होती है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का पूरा विवरण दीजिए, यही संविधान में लिखा गया है। राज्य के लिए 202 में और केंद्र के लिए 112 में। चलिए साहब आगे बढ़िए। अब आ जाइए मेन पॉइंट जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया कि बजट हमें जो है हर, देखिए बजट हमें जो साल चल रहा है, ठीक है, उस वर्तमान वर्ष की संशोधित रिवाइज वैल्यू की जानकारी देती है। मैंने अभी बताया कि कोई भी एक साल का जो बजट है उसमें हमें 3 जानकारी मिलती है। एक तो रिवाइज यानी कि संशोधित जानकारी मिलती है, जो साल आने वाला है उसका हमें अनुमानित यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू की जानकारी मिल जाती है, और जो साल बीत गया है पिछले वर्ष के हमें एक्चुअल वैल्यू की जानकारी मिल जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लिए कि 1 फरवरी 2024 को क्या किया गया सर, बजट प्रस्तुत किया गया, किस नाम से, 2024-25, यानी ये आने वाले साल के लिए बजट होगा, ये प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये कौन सी वैल्यू देगी, हमें एस्टिमेटेड वैल्यू की जानकारी देगी। तो इसका पिछले साल का जो बजट होगा 2023 से 24, वो क्या जानकारी देगा, रिवाइज्ड वैल्यू की जानकारी देगा। और उसके जस्ट पिछले साल का जो बजट हो जाएगा 2022-23 का, वो हमारे लिए एक्चुअल वैल्यू की जानकारी देगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो बजट है, बजट से हमें जानकारी मिलती है एस्टिमेटेड, रिवाइज्ड, एक्चुअल। देखिए 2 क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछा गया है कि बजट से हमें जानकारी मिलती है, और 4 दोनों में अलग अलग ऑप्शन है। देखिए एक ऑप्शन है और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी। बजट से हमें जानकारी मिलती है, एस्टिमेटेड जानकारी मिलती है यानी कि अनुमानित जानकारी मिलती है, या फिर हमें रिवाइज्ड जानकारी मिलती है, और या फिर हमें एक्चुअल जानकारी मिलती है, या इनमें से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन आपका बोला गया, आपका बस ऑप्शन में खेल देखिएगा कि बजट से हमें जानकारी मिलती है, एस्टिमेटेड जानकारी मिलती है यानी कि अनुमानित जानकारी या अनुमानित वैल्यू की जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी में हमें क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड जानकारी मिल जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी में हमें एक्चुअल जानकारी मिल जाती है, और ऑप्शन डी ऑल। तो अब देखिए खेल यहाँ पे, जब यहाँ अगर देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो भाई यहाँ पे बोला गया बजट से हमें एस्टिमेटेड की जानकारी मिलती है, बिल्कुल रिवाइज की भी मिलती है, एक्चुअल की भी मिलती है। तो अब किसको टिक करिएगा, तो इस केस में आपको बोलना है कि हमें अनुमानित जानकारी मिलती है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा तो बजट से हमें एस्टिमेटेड की भी मिलती है, रिवाइज की भी मिलती है, एक्चुअल की मिलती है, इनमें से सभी है, तो सभी को टिक करके आप यहाँ पे आएंगे। यही डिफरेंस था दोनों का क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया गया है, साफ लिख दिया हूँ साफ साफ शब्दों से, कि मतलब ये है कि किसी एक वर्ष की जानकारी एक बार क्या बन जाती है, एस्टिमेटेड। जैसे इस बार साल का जो बजट था वो अभी एस्टिमेटेड है, फिर आने वाले साल के लिए वो क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद आने वाला साल के लिए वो क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भर भर के बार कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे बजट को जो कहा जाता है, हम बजट को राजकोषीय नीति भी कहते हैं, यानी कि फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। तो 2 चीजें हैं, बजट ना लिख करके आपको लिख देगा राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी। मतलब ये क्या है, आपका बजट की बात की जा रही है। सरकार का वित्तीय विवरण क्या हो गया, बजट की बात हो गई, क्लियर है। या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है, विवरण दीजिए, वार्षिक वित्तीय विवरण, तो उसका मतलब भी बजट हो गया, क्लियर है भाई। चलिए अच्छा, एक और बात है, इंटरिम बजट यानी अंतरिम बजट क्या होती है। तो देखिए जब जिस साल इलेक्शन होने वाला होता है, यानी कि आपने देखा होगा 2024 में 2 बार बजट प्रस्तुत किया गया। अब देखिए 2 बार बजट क्यों प्रस्तुत किया गया, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है कब, जून में। अब बजट तो आ जाएगा आपका 1 फरवरी को ही। अब जून में भाई सरकार चेंज होगी, या हो या ना हो डजेंट मैटर, इसलिए जून के बाद फिर से एक बजट आएगा। तो इस बजट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरिम बजट। क्यों भाई, समझ में आया, क्योंकि जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होने वाला होता है उस साल क्या होते हैं, 2 बार बजट प्रस्तुत किया जाता है। देखिए सामान्यतः बजट प्रतिवर्ष 1 बार ही आता है, लेकिन जिस वर्ष चुनाव वर्ष होते हैं उस बार 2 बार पेश किया जाता है। ठीक है, तो इंटरिम बजट का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि भाई क्या होगा, उस साल चुनाव है इसलिए 2 बार बजट प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए अब बजट का जो व्यय है, अब एक बात को समझिए यहाँ पे। देखिए हमने तो अभी आपको बताया कि सरकार ने बजट बनाया है 1 करोड़ का, ठीक है, बजट सरकार ने बनाया है 1 करोड़ का, है ना मेरे भाई। 1 करोड़ का क्या क्या होगा, सरकार ने बजट बनाया है, तो 1 करोड़ का सरकार ने भाई सारा कैलकुलेशन किया होगा, 1 करोड़ का बजट बनाया होगा। तो 1 करोड़ का बजट ऐसे ही बना लिया, इन्होंने एक आकलन ये भी कर लिया होगा कि हमारी इनकम 1 करोड़ होगी भाई, है ना,
और उसके हिसाब से फिर इन्होंने एक अपना प्लानिंग कर लिया कि हम इसको क्या करेंगे, 1 करोड़ को खर्च कहाँ कहाँ करेंगे, ये ठीक है डिसाइड कर लिया। ठीक है, बताइए ठीक है कि नहीं भाई। तो अब देखिए सरकार ने जो इनकम किया होगा 1 करोड़ का, तब तो जाकर के इन्होंने ये बजट बनाया 1 करोड़ का। तो ये 1 करोड़ जो रुपए हैं ये कहाँ रखे जाते हैं, तो ये जो भी सरकार पैसा कमाती है ना, वो पैसा रखा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए 2 प्रकार का फंड है, मैं इसको भी समझा देता हूँ। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है साहब, चलिए देखिए समझिए। अब यहाँ पे सरकार ने बजट बनाया है 40,000 करोड़ का, ठीक है, 40K करोड़ का, 40,000 करोड़ का बजट बनाया है। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब सरकार क्या करेगी, 40,000 करोड़ का सरकार ने अगर बजट बनाया, सॉरी 40,000 का नहीं रखते, 10,000 करोड़ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 10,000 करोड़ का सरकार ने बजट बनाया। तो सरकार को इनकम कितना हुआ पहले ये बताइए। तो सरकार का इनकम हुआ है 40,000 करोड़ रुपए, ठीक है। सरकार का यानी आपका इनकम 40,000 करोड़ है, लेकिन आप बजट बना रहे हैं 10,000 करोड़ का ही। ऐसा इसीलिए क्योंकि सरकार को क्या है, सरकार के पास 2 फंड है, यानी कि 2 फंड होती है, ऐसा समझिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये जो फंड है ना, ये जो फंड है, ये फंड में जो पैसा क्या किया जाता है, हर साल सरकार यहाँ से जो भी पैसा आया, कितना इनकम आया, 40,000 करोड़, ठीक है। तो इसमें से 30,000 करोड़ को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। हर साल निकाल के यहाँ रख दीजिए, हर साल सरकार को निकाल के रख देना पड़ता है, ताकि कोई भी इमरजेंसी भारत में घटित हो या राज्य में घटित हो, कि कोई भी आपदा प्रबंधन आ जाए, तो उस स्थिति में पैसा यहाँ से निकाला जाएगा। और बाकी जो पैसा बच गया, कितना, 10,000 करोड़, उसको सरकार क्या करती है, उसका ही बजट बनाती है। वो बजट उसको फिर क्या करेगी, खर्च करेगी। यहाँ तक क्लियर है भाई, बताइएगा। ठीक है सर, क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। तो दोनों फंड का भी कंसेप्ट क्लियर है। बाकी ये पूरा बहुत डिटेल में मैंने पॉलिटी में करवाया है, समय मिलेगा, पॉलिटी की भी मैंने मैराथन क्लासेस दे रखी है एनटीपीसी के लिए। चलिए आगे बढ़िए। तो बजट का व्यय जो है सरकार की संचित निधि से होते हैं, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। यानी बजट में सरकार को जो खर्च करना है, एक्सपेंडिचर करना है, तो भैया वो पैसा कहाँ से निकालेंगे, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालेंगे। और ये भी समझनी है कि सरकार ने जितना इनकम किया है उसमें से 30,000 करोड़ हर वर्ष निकाल के कहाँ लिख देना है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। देखिए भारत क्या है, एक ऋण जाल देश है। जब ऋण का, देखिए ऋण जाल देश का मतलब क्या समझिए, ऋण का मतलब ये है, ऋण जाल देश का मतलब ये है कि कोई देश ऋण का ब्याज दिया जाए नया, मतलब समझ लीजिए इसको, जैसे कि देखिए आपने क्या किया भाई, आपने किसी से उधार लिया है, ठीक है, आपने क्या किया, उधार लिया है 4 लाख रुपए, ठीक है। तो जब आप इसको चुकाएंगे, जब आपने उधार तो इतना ले लिया, लेकिन जब आप इसको चुका रहे हैं तो चुकाना आपको कितना पड़ रहा है, 7 लाख रुपए। ऐसा क्यों, क्योंकि 7 लाख कहाँ से, एक तो 4 लाख जो आपका प्रिंसिपल रहा मूलधन, और 3 लाख इसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, 3 लाख क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो ये आपने 2025 में कर्ज लिया 4 लाख का, अब आपको चुकाना है इसको इतना 7 लाख 2026 में। तो अब आप क्या कर रहे हैं भाई, आपके पास पैसा इतना है नहीं, तो अब 2026 में आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, 10 लाख रुपए कर्ज फिर से ले रहे हैं। अब ये 10 लाख क्यों कर्ज ले रहे हैं, जिसमें से 7 लाख रुपए कहाँ चला जाएगा, ये कर्ज को चुकाने में, और बाकी का जो 3 लाख रुपए है उसको आप क्या करेंगे, आप अपने लिए यूज करेंगे। अब सरकार के कंसेप्ट को समझिए, सरकार ने उधार, अब सरकार के कंसेप्ट में ऐसा समझिए कि सरकार को चाहिए भाई 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन सरकार को क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए भी 30,000 करोड़ निकाल के रख देना पड़ा। तो जिसके कारण क्या हुआ, सरकार को इनकम कितना हुआ, यहाँ से चलिए एकदम बेसिक से, सरकार को इनकम हुआ था 40,000 करोड़, 40,000 नहीं लिखेंगे, सरकार को इनकम हुआ था, सरकार को इनकम हुआ था 35,000 करोड़, ठीक है, सरकार को जो इनकम हुआ 35,000 करोड़। तो इसमें से क्या कर दिया गया, 30,000 करोड़ को कहाँ निकाल के रख दिया गया, कंटीजेंसी फंड में रख दिया गया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। अब सरकार के पास बचा कितना भाई, चलिए यहाँ पे 35 नहीं करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा उधार लेना पड़ जाएगा सरकार को, इतनी अच्छी बात भी नहीं है, 37,000 करोड़, तो 30,000 चल गया। तो अब सरकार के पास पैसा कितना है खर्च करने के लिए बजट में, तो सरकार के पास बजट में खर्च करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए है, ठीक है।
ठीक। लेकिन सरकार ने अब क्या किया है, एक बजट बनाया है। कितना का सरकार ने बजट बनाया है? सरकार ने बजट बना दिया है 10,000 करोड़ का। ठीक है, क्यों बनाया ऐसा, इसलिए भी मैं भी समझाऊंगा। तो भैया देखिए, सरकार का इनकम तो 7,000 करोड़ है। अब ये 10 करोड़ कहाँ से बजट बना दिए भैया? आप बोले कि भाई पार्टी के लिए हमें 10,000 रुपए चाहिए और आप लोग मिला के 7,000 होता, और 3,000 तो आप लोन ले लिए किसी कंपनी से, किसी से उधार मांग लिए। तो उसी प्रकार सरकार ने क्या किए हैं, 3,000 करोड़ रुपया उधार लिए। तो हमें ये लग रहा है कि ये 3,000 रुपये करोड़ उधार लेके, यानी कि टोटल 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देश के विकास के लिए करेंगे। नहीं, ये जो 3,000 करोड़ जो सरकार ने उधार लिए हैं ना, सरकार का पिछला जो उधार है, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया था कि 4 लाख उधार हो गया और इंटरेस्ट के बाद ये टोटल कितना हो गया, 7 लाख। तो उसी प्रकार सरकार ने पिछले बार जो कर्ज ले रखा था 2,000 करोड़, और उसका इंटरेस्ट मिला के हो गया कितना भाई, मान के चलिए भाई 2.2 के करोड़। ठीक है, तो मात्र और मात्र कितना बच गया, ऐसे समझिए। और भी मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं कि सरकार ने पिछले साल जो है कर्ज लिया था 1.5 के करोड़, और इसको ब्याज के साथ चुकाने में कितना लग रहा है, 2 के करोड़, यानी कि 2,000 करोड़ रुपए। तो भाई देखिए, 3,000 करोड़ सरकार ने उधार लिया है, और लेकिन इसमें से 3,000 करोड़ में ये 2,000 करोड़ कहाँ चल गया है, उधार चुकाने में। और इसका मात्र 1,000 करोड़ क्या किया जाएगा, देश के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। समझ में आया ऐसे कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? एक और मैं इजी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सरकार की जो बजट है भाई 1 लाख रुपए की। ठीक है, सरकार ने बजट बना दिया 1 लाख रुपए, सरकार की इनकम हुई है 80,000 रुपए। अब सरकार उधार लिए क्या है भाई, 20,000 रुपए। ठीक है, और हर साल बजट बनती है। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये 20,000 रुपये हमने क्या किया, उधार लिया, तो सरकार क्या करेगी भाई, इसको अपने देश में खर्च करेगी, देश के विकास के लिए खर्च करेगी? नहीं। तो सरकार ने पिछले साल क्या किया था, सरकार ने 5,000 उधार लिया था, और इसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करने में और 5,000 लग रहा था, यानी कि टोटल 10,000 सरकार क्या किए, इसमें से जो 20,000 जो उधार लिए ना, तो उसमें से 10,000 यहाँ दे दिए पिछले साल का जो उधार था उसको चुकाने में। ठीक है, और बाकी ये 10,000 हम अपने देश में खर्च कर दिए। तो समझिए, हम उधार को क्या करने के लिए, चुकाने के लिए, कर्ज को चुकाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। इसी को कहा जाता है ऋण जाल देश, यानी कि डेब्ट ट्रैप। और ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत ही करता है, भारत ही है, ऐसे जितने भी अभी विकासशील देश हैं, यानी अंडर डेवलपिंग है, जो अभी विकसित नहीं हुए, वो सभी ऋण जाल देश है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका? तो देखिए, वही लिखा गया है कि जब ऋण का ब्याज दिया जाए नया ऋण ले करके, यानी आपने उधार लिया किसी से, अब उस उधार को चुकाने के लिए भी आप क्या कर रहे हैं, फिर से उधार ले रहे हैं दूसरे से, इसी को कहा जाता है डेब्ट ट्रैप, उधार चुकाने के लिए ऋण लेना पड़े। अब आइए, इकोनॉमिक सर्वे का कुछ फैक्ट है, इसको भी देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, कि बजट से जस्ट एक दिन पहले क्या किया जाता है, पेश किया जाता है एक रिपोर्ट, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। अब ये जो रिपोर्ट है, यूनियन कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता, कौन है, अभी निर्मला सीतारमण जी है। इसकी शुरुआत, इस इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट की शुरुआत जो हुई थी 1950-51 में हुई थी, और बजट के दिन ही आती थी। यानी कि जब ये रिपोर्ट देना स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक सर्वे, तो जिस दिन बजट आती थी उसी दिन क्या होता था, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी आता था। यानी कि दिन में आपका इकोनॉमिक, सुबह में इकोनॉमिक 10 से 11 बजे आ गया इकोनॉमिक सर्वे, और शाम में आपका बजट आ जाता था। लेकिन 1964 से क्या किया गया, बजट से एक दिन पहले फिर यहाँ पे चेंज किया गया कि बजट जिस दिन आएगा जस्ट उसके एक दिन पहले क्या किया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा। आगे बढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे यानी कि ये जो सर्वे है, ये रिपोर्ट जो तैयार करती है, किसके द्वारा किया जाता है, तो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और ये जो डिपार्टमेंट है किसके अंडर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इस रिपोर्ट के में क्या पता चलता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि देश की स्थिति कितनी अच्छी है। तो जैसे कि सरकार ने बोला कि भाई इतने करोड़, 30,000 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं, तो इसको अप्रूव करेगा कौन, तो यही इकोनॉमिक सर्वे में क्या किया जाएगा, ये डाटा को अप्रूव किया जाएगा। तो देखिए, वही लिखा गया कि इकोनॉमिक सर्वे अंडर गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मतलब सरकार कह रही है कि इतना बेरोजगारी कम हो गई है, गरीबी रेखा से इतने लोग ऊपर आ गए हैं, तो ये बात को अप्रूव कौन करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही करते हैं, और फिर वो रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करते हैं हमारे वित्त मंत्री। ठीक है, तो अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, 2025 करंट अफेयर का जो अभी देख रहे हैं उनके लिए, लेकिन आगे ये चेंज हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। 12 जून है ना, 12 जून है ना भाई आज,
तो 12 जून में अभी जो आप देख रहे हैं वो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन, आगे चेंज हो सकते हैं बाद में, सरकार ही इनको चुनती है। बजट शब्द सबसे पहले कहाँ आया? इंग्लैंड में आया था। बजट भारत में जो है पहला बजट जो है आपका कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट कवर करेंगे हम लोग, इसको कवर करते चलिएगा। अब एक कमेटी है जिसका नाम है एकवर्थ कमेटी, ठीक है। एकवर्थ कमेटी ने क्या किया? एक सिफारिश दिया था 1924 में कि जो बजट है उसको दो भाग में बांटा जाएगा, एक होगा आम बजट और रेलवे का बजट। तो रेलवे का बजट जो प्रस्तुत किया गया किस कमेटी के सिफारिश में? एकवर्थ कमेटी के सिफारिश में। किस ईयर में? 1924 में। आम बजट कौन प्रस्तुत करेगा? वित्त मंत्री। और रेलवे बजट कौन प्रस्तुत करेगा? तो रेल मंत्री। देखिए 2017 से क्या कर दिया गया? फिर से रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया। अंतिम जो रेल बजट 2016 में प्रस्तुत किया गया था, सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, किस कमेटी के? विवेक देवराय और नीति आयोग की सिफारिश पे। क्लियर है? पहला बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को आर के समुंग, अब इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, षणमुख शेट्टी भी बहुत लोग कहते हैं, जो भी है इन्होंने प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। रिपब्लिक फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया यानी गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में प्रस्तुत किया गया था, किनके द्वारा? जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। पहली फीमेल के बारे में पूछा जाएगा कि फर्स्ट फीमेल टू प्रेजेंट बजट इन इंडिया, भारत में बजट पेश करने वाली प्रथम महिला कौन रही? तो इंदिरा गांधी रही थी 1970 में। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब लाइन। पहला पेपरलेस यानी कि डिजिटल बजट, जो डिजिटल पे यानी कि टैब में ला करके कोई पेपर वगैरह नहीं था। पहले क्या किया जाता था? सारे पेपर होते थे, पूरे पेपर को हर एक सांसद को फिर क्या किया जाता था? उसका प्रिंट दिया जाता था निकाल करके। तो भाई 2021 में क्या, जैसे कि कोरोना जैसे सिचुएशन, तो कोरोना की महामारी फैल ना जाए सारे सांसदों को भी, तो इसीलिए डिजिटली पेपरलेस पहला डिजिटल आया आपका, याद रखिएगा। ऐसे भी कोरोना से 2021 में किसने प्रस्तुत किया? निर्मला सीतारमण जी ने। मैक्सिमम बजट, सर्वाधिक बजट किसने अब तक सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया? तो मोरारजी देसाई ने 10 बार प्रस्तुत किया, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं थे। मतलब 2024 में भी यही प्रस्तुत किया, 2025 में ऐसा नहीं, 2024 में ये प्रस्तुत किया तो 2025 में कोई और मंत्री रहे, 2026 में फिर से ये प्रस्तुत किए। लेकिन मैक्सिमम पूछेगा कंटिन्यूअस, लगातार बार अभी तक जो है बजट पेश करने वाला मैक्सिमम किसने किया है? तो 7 बार निर्मला सीतारमण लगातार कंटिन्यूअसली जो है यही बजट प्रस्तुत कर रही है। और किसके कार्यकाल में? मोदी जी के कार्यकाल में। तो यही दूसरी वित्त मंत्री हो जाएगी, महिला वित्त मंत्री होगी जो बजट प्रस्तुत करेगी। पहला कौन हो गया भाई? वो गई इंदिरा गांधी। देखिए दो चीज बनेगा सवाल कि इंदिरा गांधी तो पहली महिला रही, लेकिन ये प्रधानमंत्री भी थी। प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने वित्त मंत्रालय का भार अपने पास रखा। लेकिन आपसे पूछेगा कि वह प्रथम महिला कौन है जो प्रधानमंत्री ना रहते हुए पहली वित्त मंत्री बनी, जो पहला क्या हुआ? पहला बजट प्रस्तुत किया, ठीक है। तो उस केस में निर्मला सीतारमण, क्योंकि निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नहीं थी। अब देखिए बजट को क्या किया जाता है? पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा, नॉर्मल डिस्कशन होगा, फिर मनी बिल और फाइनेंस बिल के रूप में पास किया जाएगा। मनी बिल में आपको पता है कि लोकसभा में सरकार की भाई पार्टी होती है, तो आराम से वहाँ पास हो जाएगा। जो भी मतलब बताइए कि हमें इतना इस चीज़ के लिए इतना पैसा चाहिए, तो वहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि मनी बिल जो होता है राज्यसभा में कोई उसका पावर होता नहीं, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा वो 14 दिन के लिए स्टे कराती है, फिर से वो पास होकर के कहाँ चली जाएगी? राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होगा, फिर वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो बजट फिर आपका लागू हो जाता है। बजट कब से मैंने आपको बता दिया है, 1 अप्रैल से लागू होती है। बजट फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर वित्त मंत्री पेश करती है, फर्स्ट वर्किंग डे। बजट से एक दिन पहले सामान्यतः 1 जनवरी, अगर छुट्टी नहीं होनी चाहिए, को रिपोर्ट लाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट को इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। अब 3 प्रकार के बजट होते हैं, देखिएगा। एक होता है बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, और एक होता है डिफिसिट बजट। यानी कि आपने जितना कमाया उतना आपने खर्च कर दिया, सरकार ने जितना रिसिप्ट किया, जितना प्राप्त किया उतना खर्च कर दिया, उसको बोलेंगे बैलेंस्ड बजट। आपने जितना कमाया है उससे कम खर्च किया है, ठीक है, तो ये हो गया सरप्लस बजट। यानी सरकार ने 1 लाख कमाया और खर्च किया है मात्र 80,000। लेकिन यहाँ पर आप जो आपका डिफिसिट यानी कि घाटे वाला जो बजट होता है, इसमें आप जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। यानी आमदनी आपका 98 होता है, खर्च आप 1 रुपये कर देते हैं, इसको कहते हैं घाटे का बजट। और भारत जो होती है कौन सी बजट प्रस्तुत करती है? यही बजट। क्या ये अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा। देखिए 2 प्रकार का मैसेज जाता है।
एक तो आपको देश का अगर विकास करना है तो आपको भाई उधार लेना ही पड़ेगा। घाटा का मतलब क्या है भाई, कि आप उधार ले करके देश का विकास कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और इतने बड़े देश को विकास करना है, इतना बड़ा डेवलपमेंट हम आप देख भी रहे हो देश में, तो भाई आपको उधार लेनी पड़ेगी। दूसरा, एक मैसेज सरकार का जाता है जनता के पास कि भैया जनता देखिए, हम आपसे जो भी पैसा कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इतना अच्छा सरकार आपने चुन के दिया, तो एक मैसेज ये भी जाता है घाटे का बजट से। अब आइए बात कर लेते हैं इंडिया को जो बजट कमाने का कैसा होता है, तो घाटे का बजट ही होता है। जनरली डिफिसिट बजट प्रेजेंट इन इंडिया। अब एक चीज को समझिएगा, यहां से क्वेश्चन थ्योरेटिकल एसएससी सीजीएल वगैरह इस समय पूछा जा चुका है। डिफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि घाटे की वित्त व्यवस्था, मतलब ये सरकार घाटे का वित्त व्यवस्था अगर लाती है, घाटे का वित्त व्यवस्था मतलब, या फिर बजट जो घाटे का जो बजट, डिफिसिट बजट जो प्रस्तुत कर रही है, इसका मतलब ये क्या है कि हमारी इन, समझिए ऐसे देखिए, घाटे का जो बजट हो रहा ना, यानी कि जो डिफिसिट बजट, इसका मतलब ये है कि हम इनकम कर रहे हैं कम और खर्च कर रहे हैं ज़्यादा। मतलब 80,000 हम कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं 1,00,000 रुपए। तो भैया आप सोचिएगा कि कमा रहे 80,000 तो 1,00,000 रुपए खर्च कहाँ से कर रहे हो, तो भैया 20,000 हम उधार ले करके खर्च कर, यानी घाटा में जा करके खर्च कर रहे हैं। समझ में आया ना। तो इससे होता क्या है, देखिए इससे होगा क्या, 20,000 रुपये आपने और उधार लिया तो आपके पूरा मार्केट में कितना पैसा आ गया, 1,00,000 रुपये आ गया, यानी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी यानी कि क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी को हिंदी में तरलता अगर बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, जो वस्तु है उसकी कीमतें बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो भाई ये यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये कंट्रोलेबल होना चाहिए, उधार भी ले तो भाई कंट्रोल में, जैसे इन्फ्लेशन बहुत अधिक नहीं हो जाए। समझ में आया ना, बहुत अधिक मार्केट में इतना अधिक पैसा आ जाए, ठीक है, कि फिर पैसा का वैल्यू ही ना रहे। तो भाई ये ऐसा हम उधार लेते हैं जो कंट्रोलेबल पे हो, मतलब ये बहुत कम भी इन्फ्लेशन ना हो जाए, बहुत ज़्यादा भी इन्फ्लेशन ना हो जाए। क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि देखिए बजट का जो आपका बजट भैया 1,00,000 रुपये आपने डिसाइड किया, 80,000 कमाए हैं, तो 20,000 रुपये हमें क्या करना है, उधार लेना है। तो वही बजट को जो हम पूरा करने के लिए, ठीक है, बजट की घाटे को पूरा करने के लिए जो हम ऋण की व्यवस्था करना, ही क्या होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है, मतलब कि हमें 1,00,000 रुपये चाहिए भाई देश के विकास के लिए, क्योंकि पिछला साल का जो बजट है उसको भी चुकाना है। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, इतना अमाउंट ऑफ क्या करेंगे, उधार लेंगे इस साल फिर से। तो वो जो आप उधार लेते हो घाटे की वित्त व्यवस्था ही कहलाती है। सरकार अब उधार कहाँ कहाँ से लेती है, अब इसको भी समझिए। दो प्रकार के सोर्सेस होते हैं, एक आंतरिक स्रोत होती है, एक बाहरी सोर्स होती है। आंतरिक में कि एक तो आरबीआई से सोर्स से ले लेती है, आरबीआई से उधार, और जनता से भी उधार लेती है। किसान विकास पत्र वगैरह आपने देखा होगा, या कोई स्कीम लाया आप उसके बदले सर्टिफिकेट को वो जमा करते हो, उस सर्टिफिकेट के बदले क्या करती है सरकार, आपको बोलती है कि हर महीने इतने इतने पैसा जमा करिए और आपको इतने साल के बाद आपको इतना इंटरेस्ट दे करके 1.5 गुना 2 गुना के आसपास आपको पैसा मिलेगा। कब, लेकिन 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। तो 15 साल तक लेकिन वो आपका पैसा रखती है, और उस 15 साल के उस पैसे को क्या करती है, बहुत जगह इन्वेस्ट करती है, जिससे वो 10 गुना 12 गुना सरकार कमा लेती है, और उसका 1 गुना आपको क्या करती है, उसका मुनाफा दे देती है। बाकी का 10 से 11 गुना मुनाफा वो अपने पास रखती है। ये भी क्या हो गया, सरकार के पास पैसा आ गया, यानी सरकार ने जनता से पहले उधार लिया। दूसरा, बाहर भी हम सोर्स, जो हमारे सोर्स है, जैसे बहुत सारे संगठन है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, हम दूसरे देश से भी उधार ले सकते हैं। तो ये सभी बाहरी सोर्स होगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा कि 4 प्रधानमंत्री अभी तक ऐसे रहे हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय का पद अपने पास रहा। एक इनमें से जवाहरलाल नेहरू है, एक आपका इंदिरा गांधी, प्रथम महिला जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन निर्मला सीतारमन प्रधानमंत्री नहीं है ये, ठीक है, ये प्रधानमंत्री नहीं है। पहली महिला ऐसी है जो वित्त मंत्री रही है, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय का पद रखा, और सबसे पहले इन्होंने बजट प्रस्तुत किया। राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, ये सभी प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने वित्त मंत्रालय किसी और को नहीं दिया था। निर्मला सीतारमन दूसरी महिला हो गई, वित्त मंत्री बनी मोदी के कार्यकाल में। बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर नॉर्मल डिस्कशन होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब सरकार की इनकम के बारे समझ लीजिए, जो मैं इनकम के बारे बता रहा था। देखिए इनकम जो है ना, 2 प्रकार की इनकम होती है। अब इसको भी समझिए, यानी कि हम समझाते हैं आपको, जैसे कि हमने इनकम किया भाई, ठीक, हमने जो इनकम किया, हमारा जो इनकम है 2 सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक। एक सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम, या इसको हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ, ठीक है, या फिर हम कहेंगे पूंजीगत आय। और एक होगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम से जाना जाएगा, यानी कि इसको हम कहेंगे राजस्व प्राप्तियाँ या फिर राजस्व आय।
देखिए ये जो कैपिटल जो इनकम हुआ है, ये एक ऐसा इनकम होता है जिसपे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब क्या इसका मतलब है, समझाइएगा, समझाता हूँ। देखिए इस पैसे पे हमारी क्या है सर, जिम्मेवारी है। जैसे कि हमने डिसाइड किया कि इस महीने, आने वाले महीने में जो है खर्च जो होने वाला है मेरा 1 लाख रुपए खर्च होने वाला, ठीक है। लेकिन जो हमारी इनकम है मेरे दोस्त, वो है इनकम 80,000 रुपये। यानी मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ से मुझे सैलरी जो मिलती है वो 80,000 रुपये सैलरी मिलती है। लेकिन भाई चाहिए मुझे 1 लाख रुपए, तो अब मैं 20,000 क्या करूंगा भाई, उधार लूंगा, ठीक है, मैं उधार लूंगा। तो आप 20,000 रुपए लेके क्या कर लिए, आपने टोटल 1 लाख रुपए कर लिया भाई। और आपने फिर एक बात बताइए, 1 लाख रुपए आपने कर तो लिया, लेकिन उसमें 1 लाख में ये जो 80,000 जो आपको सैलरी मिली है मंथली, जो आप जो इस भी कंपनी में काम करते थे, जिस भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे, तो क्या इस पैसा में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। तो जिस पैसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है इनकम करने पे, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि इसमें क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कि ऐसा पैसा सरकार को जब इनकम होता है जिसमें सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, और इस पैसे में क्या है, हमारी जिम्मेवारी है। क्यों जिम्मेवारी है? क्योंकि इसको हमें अगले साल चुकाना भी है। तो भाई आप ऐसा चुकाइए, क्योंकि भाई इसको आप खर्च भी तो कर रहे हैं, तो खर्च इस प्रकार से इसको करिए कि आने वाले भविष्य में क्या है, ये 20,000 40,000 आपको बना करके दे दे, 50,000 बना के दे दे, 2 लाख रुपए बना के दे दे। समझ में? इसलिए ये पैसा पे क्या होती है, जिम्मेवारी होती है। तो इसी प्रकार सरकार की भी जो इनकम होती है 2 प्रकार से होती है। एक तो इनकम है कैपिटल रेवेन्यू यानी कि पूंजीगत प्राप्ति, और एक है रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व प्राप्ति, जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देखिए यहाँ पे समझिए 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन से। एक, सरकार क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। यानी कि सरकार क्या करती है, विनिवेश करती है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या करना, सरकारी कंपनियों का, आपने देखा होगा LIC कंपनी का सरकार ने शेयर बेच दिया। शेयर बेच दिया तो किसी ने खरीदा, कोई कंपनी ने। अगर कोई खरीदा तो भाई उसके बदले सरकार को क्या दिया, पैसा दिया। तो सरकार की क्या हो गई, इनकम हो गई। लेकिन ये पैसा जो सरकार का आया, लेकिन सरकार की संपत्ति तो घट गई ना। तो सरकार की संपत्ति घट गई तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार को कि फिर से संपत्ति को बढ़ाना है। यानी ये जो पैसा सरकार के पास आ रहा है डिसइन्वेस्टमेंट करके, तो इस पैसे को ऐसे जगह खर्च करेंगी सरकार जिससे आगे और अधिक पैसा बन सके। दूसरा, सरकार क्या करेगी, उधार लेगी, यानी कि डेब्ट हो गया। मतलब ये पैसा भी क्या है सरकार के लिए भाई, टेंशन, यानी कि जिम्मेदारी होगी कि जिससे हम क्या करेंगे, बाद में चुका भी दे भाई, और हम कुछ पैसा भी सेविंग कर ले। मतलब इसको ऐसा हम इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए जो 2 इनकम आपने देखा कि एक तो सरकार का एक इनकम होता है कैपिटल इनकम, इसमें ऐसी इनकम होती है जिसमें सरकार की जिम्मेवारी होती है, जिसमें से एक डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, विनिवेश हो गया, और एक हो गया उधार लेना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब शेयर सरकार कंपनी का बेच दी, या फिर कोई, अब जैसे आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, आपको 1 लाख रुपए महीने चाहिए, 80,000 आपकी सैलरी, अब 20,000 के लिए आपने क्या किया, कोई जमीन को बेच दिया, तो आपकी संपत्ति तो घट गई लेकिन आपके पास पैसा आ गई। उसी प्रकार सरकार के पास पैसा आ गई, लेकिन वो 20,000 जो पैसा आपके पास आया, तो आपके माइंड में एक टेंशन है कि आपकी संपत्ति कम हुई है, तो अब 20,000 से हम कैसे उसको 2 लाख में कन्वर्ट कर दें, कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट करके, जिससे हम फिर से वो संपत्ति, जमीन को जो बेचे हैं, हम दोबारा और अधिक जमीन को खरीद पाएं, ठीक है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इनकम हो गया। अब नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इनकम जो है, जिसमें आपका आता है सरकार का टैक्स, सारे टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, CGST हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी, ये सारी जो टैक्स होती है भाई, इसमें सरकार को कोई टेंशन नहीं होता है कि भाई ये पैसे को हमें फिर से चुकाना है या इसका कुछ भी करना, ठीक है। और एक होता है नॉन टैक्स इनकम, मतलब कि सरकार ने क्या किया है, कोई फाइन लगाया। अब आप भाई ट्रेन में जा रहे विदाउट टिकट, तो फाइन लगी, वो पैसा कहाँ जाएगा, सरकार के पास। सरकार ने कोई स्टंप बेचा है, तो कोर्ट में आप जब स्टंप करते हो, वो पैसा कहाँ जाएगा, सरकार के पास जाएगा। कोई कंपनी भारत आ रही है, जैसे स्टारलिंक कंपनी एलन मस्क की आ रही है, तो वो लाइसेंस चाहिए भाई उसको, तो लाइसेंस के लिए वो पैसा देगी सरकार को, तो वो भी इनकम हो गया। अब सरकार ने क्या किया था भाई, किसी देश को या फिर कोई भी कंपनी को लोन दिया था, उधार दिया था, उसके बदले वो इंटरेस्ट सरकार कमाएगी, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी सरकार के लिए क्या है, एक टेंशन फ्री भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इनकम है। तो सरकार का इनकम समझ में आ गया, तो 2 प्रकार का इनकम है। अब उसी प्रकार सरकार अब क्या करेगी, खर्च, वह भी क्या करेगी, 2 प्रकार से खर्च करेगी। एक तो ऐसा खर्च होगा जिसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत व्यय, और एक होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि राजस्व व्यय। सेम उसी प्रकार से एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि ऐसा खर्च जो हम योजना बना करके खर्च करेंगे, ताकि
जो हम उधार लिए थे ना मेरे भाई, या डिसइन्वेस्टमेंट करके अपनी संपत्ति कम किए हैं, ताकि उस पैसे से हम 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो ये हम योजनागत जो व्यय करते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर दिया, इंडस्ट्री लगा दिया, हेल्थ के सेक्टर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बना दिया, तो भाई अब इंडस्ट्री लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैम बन रहा है, पुल बन रहा है, वहाँ टोल टैक्स बन जाएगा, रोड लग जाएगा, तो रोड बन जाएगा तो टोल टैक्स, इनकम सरकार की हुई है। तो ये सब क्या भविष्य में सरकार को क्या करेगी भी, इस खर्च से सरकार को प्रॉफिट होगा। लेकिन एक ऐसा खर्च जिसमें सरकार को कोई फायदा ही नहीं है, जैसे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी को सैलरी देना, उनको पेंशन देना, कुछ अलाउंसेस देना, सब्सिडी दे देना। जैसे कि आप गैस खरीदते हैं तो उसके बदले कुछ चीज़ों को सस्ता करके आप इतना अमाउंट फिर से रिटर्न कर दिया जाए, तो सरकार को क्या फायदा भाई। सरकार कोई स्कीम चला रही है हर महिलाओं को हर महीना 2000, तो भाई सरकार देखिए वो अलग है, पॉलिटिक्स अपना वोट बैंक अलग है, लेकिन इसमें मैं बजट के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। सरकार का तो कोई फायदा नहीं है, क्लियर है भाई। तो इनकम समझ में आ गया सरकार का कहाँ और कहाँ होता है, कैसे इनकम होती है। 2 प्रकार की इनकम होती है, कैपिटल और रेवेन्यू। खर्च भी आपको समझ में आ गया, आ जाइए नोट्स में। यहाँ इतना इसलिए समझाया क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ से भी। देखिए सरकार की जो इनकम है, भारत सरकार की 2 प्रकार की इनकम है, जिसमें से एक होता है कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत आय, जिसमें सरकार की क्या होती है, जिम्मेवारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि जिसको हम कहते हैं राजस्व आय, जिसमें सरकार की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती। ठीक है, कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती इस पैसे पे। तो भाई सरकार की जो जिम्मेवारी है, तो हम क्या करती है, सरकार डिसइन्वेस्ट में करती है, यानी विनिवेश करती है, संपत्ति को बेच देती है, कंपनी का शेयर बेच देती है। ठीक है, तो सरकार को पैसा मिल जाता है, लेकिन ये सरकार को पैसा मिला उस पर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा तरीका है डेप्ट यानी कि उधार ले लेना। अब ये रेवेन्यू में क्या होता है, यहाँ पे सरकार को टैक्स के रूप में जो पैसा आया और नॉन टैक्स के रूप में, जैसे फी हो गया, फाइन हो गया, लाइसेंस हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कोई गवर्नमेंट कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो पैसा सरकार को आएगा, स्टंप कोई खरीद रहा, कोई देश आके सरकार को अनुदान दे दिया, तो गिफ्ट दे दिया भाई आपको, तो भाई आपके लिए संपत्ति बढ़ गई ना, उसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। भारत की कोई कंपनी बहुत अधिक प्रॉफिट में, उनको मन किया सरकार को हम 10,000 करोड़ देंगे, अच्छी बात है, दे दीजिए, सरकार को ही पैसा मिल गया। समझ में आ गया ये इनकम। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियां की घटक नहीं है, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट की घटक नहीं है। अब राजस्व समझिए, राजस्व की प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होता है, जिसमें सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती, टेंशन फ्री पैसा, यानी कि जो सैलरी आपको हर महीना मिलता है। तो उसी प्रकार सरकार को टैक्स वाला जो पैसा टेंशन फ्री है भाई, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन पूछा क्या है, कौन नहीं है, इंटरेस्ट सरकार को मिल रहा, सरकार ने किसी को उधार दिया आपको, अब उसके बदले सरकार इंटरेस्ट ले रही है भाई, क्या सरकार को टेंशन इसमें नहीं है भाई। डिविडेंड प्रॉफिट सरकार को कंपनी से मिल रही है, गवर्नमेंट कंपनी से, तो इसमें भी टेंशन नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट कर दी है, तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल इनकम है, पूंजीगत आय, जिसमें सरकार की जिम्मेवारी है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे बनते ये भी देख लिया आपने। अब सरकार खर्च भी 2 प्रकार से करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार क्या करेगी, योजना बना करके सरकार खर्च करेगी, जैसे कि शिक्षा में करना खर्च, इन्वेस्टमेंट कर देना, रीपेमेंट यानी कि कर्ज चुकाना, भाई कर्ज चुका रही है सरकार, तो सरकार को भाई इसमें फायदा ही है ना भविष्य के लिए, भाई अब उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर में सरकार को फायदा होगा, मेडिकल बनेंगे, मेडिकल ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं भाई, लोग आएंगे तो फी देंगे भाई, तो सरकार की इनकम होगी। इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था करना, तो भाई जिससे सिंचाई उत्पादन अधिक होगी तो सरकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अधिक कर पाएगी। इंडस्ट्री लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डैम्स का निर्माण करना, रोड का, हाईवे का। डैम्स के निर्माण से क्या क्या होगा, देखिए डैम्स का निर्माण होगा तो उसके आसपास के क्षेत्र में रोजगार बनेगा, रोजगार है तो भाई रोजगार से क्या होगा, वो सारे लोग फिर पैसे कमाएंगे तो वो टैक्स पे करेंगे सरकार को। या फिर वहां पे जैसे कि बिजली का उत्पादन होगा तो सरकार को प्रॉफिट है, बिजली को सेल करके, मतलब बहुत सारी चीजें फायदा है। ग्रामीण सेक्टर का शहरी सेक्टर में विकास करेंगे तो उससे सरकार को भविष्य में फायदा है। लेकिन ये वो खर्च है जहां सरकार को फायदा नहीं है, जैसे सब्सिडी दे देना, स्कॉलरशिप देना सरकार को, स्कीम में कोई खर्च करना, वेलफेयर, कोई कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई नाली बना दी, भाई सरकार को क्या फायदा नाली बना, मतलब ठीक है गंदगी होना पर्यावरण के लिए ये सारे अच्छे देश के विकास है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप फाइनेंशियली एक इकोनॉमिकली चीजों को सोचिए। तो इंटरेस्ट पेमेंट करना, सरकार को, अब सरकार किसी से कर्ज लिया, अब उसका उधार चुका रही, मतलब ब्याज दे रही है, तो सरकार को क्या फायदा, सैलरी देना, पेंशन देना, भत्ता, अलाउंसेस बहुत सारी सरकार देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं है। कोई ग्रांट देना किसी को, सरकार ने भाई जैसे ये आपदा आ गया तुर्की में, भी आपने देखा तुर्की में क्या हुआ, सरकार ने बहुत सारा अनुदान दिया,
तो भाई सरकार को क्या फायदा हुआ। और देखा आपने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह में कितनी सारी चीजें, अपोजिशन में जाकर तुर्की ने काम किया, ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखिए, तो अब एक बात बताइए कि कौन सा खर्च सरकार के लिए अच्छा है, ये वाला या फिर ये वाला। सरकार के लिए ये खर्च अच्छा है, कैपिटल। कोई भी देश की सरकार क्या करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय ज्यादा करने की कोशिश करती है और इसमें कटौती करती है। देश के विकास के लिए ये खर्च अधिक अच्छा है। अगर ये बहुत ज्यादा सरकार खर्च नहीं करना चाहती है, ठीक है ना, यहाँ बहुत ज्यादा खर्च करना भी देश के लिए अच्छा नहीं, इसलिए बहुत कम वैकेंसियां देखने को मिलेगी, ताकि जितने कम वैकेंसियां रहे भाई, तो एम्प्लॉय कम है तो सैलरी कम देना रहे, पेंशन को बंद कर दिया गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो देश के विकास में अगर चाहिए तो देखा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्च सरकार क्या करती है, हर साल बढ़ाती है, और हर देश चाहती है कि इसमें हम अधिक खर्च करें, इसमें हम कुछ कटौती करते चले जाएं। चलिए आगे बढ़िए भाई, ठीक है यहाँ तक। अब आइए भाई, मेन अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए यहाँ पे वही चीज लिखी गई है, सरकार जो है राजस्व व्यय कम करने की कोशिश करती है, क्योंकि इस व्यय में भविष्य में कोई इनकम नहीं है। सरकार पूंजी व्यय जितना अधिक करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा है और देश अधिक विकास करेगा। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, कौन कौन सा खर्च डेवलपमेंट खर्च है, मतलब कि जिससे सरकार को आगामी वर्ष में फायदा होगा, देश का विकास होगा। तो जैसे कि एजुकेशन में किया गया खर्च, देखिए स्कूल का निर्माण होगा, कॉलेज का निर्माण होगा, बच्चे पढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। अब आके फी जमा करेंगे तो सरकार का इनकम भी हो गया, ठीक है ना। हेल्थ पे खर्च करना, मेडिकल कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल का निर्माण, न्यू इंडस्ट्री लगाना, जॉब मिलेगी भाई, लोग वहाँ पे आके कई सारी कंपनियां प्लांट बैठेगी तो वो सारे टैक्स पे करेंगे सरकार। इस प्रकार से इरिगेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे पे खर्च करना, रेलवे जितना बनेगा भाई, पटरियां जितनी बिछेगी, ट्रेन जितनी ज़्यादा चलेगी, टिकटें बुकिंग उतनी ज़्यादा सरकार का इनकम है। तो ये सभी विकसित है, देश भी विकास होगा और सरकार ये खर्च भी करना ज़्यादा पसंद करेगी। चलिए भाई, अब देखिए 3 4 5 टर्म है और ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म को समझना होता है, फिस्कल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। अभी यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपके पूछे जाते हैं। अब इसको समझने से पहले, यानी आप क्या समझने वाले, राजकोषीय घाटा को। अब इसको समझने से पहले यहाँ पे आइए, देखिए हमने अभी आपको इनकम के बारे में बताया, यानी कि सरकार की भी क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है। जैसे आपकी इनकम होती है ना, वैसे सरकार की भी इनकम होती है। तो देखिए एक इनकम आपने क्या देखा, डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब सबसे पहले एक इनकम है कैपिटल और एक है आपका रेवेन्यू। कैपिटल में आपने ये देखा जिसमें सरकार की जिम्मेवारी है, रेवेन्यू में सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। कैपिटल में आपने क्या देखा, डिसइन्वेस्टमेंट करना यानी विनिवेश करना, और एक हो गया आपका उधार लेकर के पैसे अपने पास ले आना, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये टैक्स हो गया, गैर टैक्स से पैसा जो सरकार के पास आ रही है, ठीक है, यानी ये रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अब एक बात बतलाइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकार जो उधार ले रही है, कितना उधार ले रही है, ये हमें पता कैसे चलता है। जब सरकार बजट संसद में प्रस्तुत करती है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सरकार कितना उधार लिया। तो सरकार जो है ना एक डाटा प्रस्तुत करती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा। यानी कि सरकार बता रही है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो बजट है भाई, इस साल 1 लाख रुपए का बजट है, ठीक है, और हमारी जो सैलरी है ना दोस्त, वो 60,000 सैलरी है। और तो भाई इसका मतलब क्या करेंगे, हम 40,000 क्या करेंगे, उधार लेंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि 40,000 हम उधार ले रहे हो तो हम 1 लाख रुपए मेरे पास हो गया तो ये 60,000 तो हम अपने ऊपर खर्च करेंगे और ये 40,000 भी हम अपने ऊपर खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा इसीलिए नहीं क्योंकि पिछले महीना हमने क्या किया था ना कि 15,000 उधार लिया था और उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो टोटल 20,000 हमें ये पूरा देना भी है। तो इस 40 में से ये 20,000 इधर चला जाएगा, बाकी का 20,000 हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। यानी उसी प्रकार देश को 1 लाख रुपया सरकार ने बजट बनाया, सरकार को इनकम 60,000 हुआ। इनकम कैसे कैसे हुआ, सरकार अभी मैंने आपको बताया टैक्स से, नॉन टैक्स से, डिसइन्वेस्टमेंट करके, उधार लेकर के। तो भैया देखिए 60,000 तो इनकम हो गया इनकी भाई टैक्स और नॉन टैक्स से, और बाकी 40,000 कैसे होगा, डिसइन्वेस्टमेंट करके या उधार लेकर के। तो मान के चलते हैं कि हमने 40,000 क्या क्या उधार लिया। अब उधार सरकार ने लिया है, बाकी उनको भी 20,000 पहले का था चुकाना, तो 20,000 ही केवल क्या होगा, देश में खर्च किया जाएगा। देखिए दिखाया जा रहा है कितना कि हम 40, ये हमें कैसे पता चलता है, फिस्कल डिफिसिट से, ठीक है। फिस्कल डिफिसिट में लिखा हुआ रहेगा इतना %। तो समझ में आ गया कि अब फिस्कल डिफिसिट जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, आप इससे हमें ये पता चलता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि फिस्कल डिफिसिट हमें बताती है कि जो बजट पूरा करना है, यानी कि 1 लाख रुपए आपको चाहिए, ठीक है ना, तो 1 लाख का हमको बजट पूरा करना है, तो उसके लिए हमें कितना उधार चाहिए। 60,000 इनकम है तो 40,000 हमें उधार चाहिए। तो फिस्कल डिफिसिट हमें बताएगी कि 40,000 है, यानी कि देश इतना कर्ज उधार ले रहा है या इतना कर्ज में डूबा हुआ है।
फिस्कल डिफिसिट से हमें ये पता चलता। तो देश की इकोनॉमिक स्थिति कितनी अच्छी है आप फिस्कल डिफिसिट से ही पता करते हैं, यानी कि राजकोषीय घाटा से ही पता करती है। ये हमें बताती है कि कितनी उधार और लेनी है, ठीक है। अब एक चीज़ को पहले हमें समझाइए। देखिए, आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। प्रॉफिट कब होता है? जब आप सेल करते हैं अधिक में जो आपने खरीदा है उसमें, यानी कि आपने अगर 10 रुपये में खरीदा है और 20 रुपये में सेल कर दिया तो आपको 10 रुपये का क्या हो गया भाई? प्रॉफिट हो गया। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट लॉस में, यानी कि घाटा यही होता ना भाई। घाटे में क्या होता है कि आपने जो सेलिंग किया ना कंपैरेटिवली कॉस्ट प्राइस से कम में ही कर दिया है। मतलब ये है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ मैं नंबर में लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आएगा। कॉस्ट प्राइस आपका था 20 रुपये, ठीक है, या फिर ऐसा चलिए कि सेलिंग प्राइस ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। लॉस में आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। मतलब खरीदारी था मेरा 20 रुपये और बेच दिया मैंने 10 रुपये में ही, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया? आपका 10 रुपये का लॉस हो गया, घाटा हो गया। उसी प्रकार बजट में घाटा निकालना है। तो बजट में घाटा निकालना मतलब कि घाटा बजट, यानी कि डिफिसिट बजट इंडिया भारत सरकार प्रस्तुत करती है। यानी कि क्या है? आमदनी 98 है, खर्चा रुपए है, यानी क्या है? इनकम यहाँ पे क्या होता है? कम होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है ना भाई? यही होता है। तो घाटा कैसे निकालेंगे? जो आपका एक्सपेंडिचर है उसमें आप क्या माइनस कर देंगे? आपका इनकम से। मतलब आपका एक्सपेंडिचर है 1 लाख रुपए और आपकी जो इनकम है 60,000, तो घाटा कितना है? 40,000 का, ठीक है। घाटा ऐसे ही निकला ना भाई। 40,000 आपने कहाँ से लाया होगा? उधार लेके लाया होगा, तो जहाँ से भी लाया होगा। कुछ डिसइन्वेस्ट, मान लेते हैं कि 20,000 डिसइन्वेस्टमेंट करके और बाकी का 20,000 आपने उधार लिया होगा, जैसे भी हो लाया होगा। टैक्स और नॉन टैक्स से तो सरकार ने 1 लाख रुपए ही कमाया है। या आप जहाँ पे जॉब करते, सॉरी 1 लाख में बोल रहा हूँ, 60,000 ही कमाया है। यानी कि आप जहाँ जॉब करते थे आपने 60,000 ही कमाया, बाकी का 40,000 आपने लोन लिया, उधार लिया है, ठीक है ना। तो ये घाटा हुआ कि नहीं भाई? घाटा, क्योंकि आपका खर्च ज़्यादा है इनकम से। तो ये घाटा के बाद अब इसमें हम एक लगा देंगे फिस्कल घाटा, यानी राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डिफिसिट। तो अब ये कैसे निकलता है? तो देखिए, एक्सपेंडिचर है तो टोटल एक्सपेंडिचर लिखिएगा। टोटल एक्सपेंडिचर यानी क्या हो गया? ये आपका कुल आय, ठीक है। कुल आय में क्या माइनस करेंगे? इनकम। कौन सा इनकम? एक तो आपने टैक्स से जो इनकम कमाया है, एक आपने नॉन टैक्स से जो इनकम कमाया है, प्लस जो डिसइन्वेस्टमेंट किया होगा सरकार वो पैसा, वो उधार नहीं, क्योंकि अब इससे माइनस कर देंगे उसी से तो हमको मिल जाएगा उधार। मतलब ये कि टोटल खर्च आपको 1 लाख रुपए करना था, ठीक है। टैक्स से और नॉन टैक्स से सरकार ने जो पैसा कमाया वो टेंशन फ्री वाला पैसा था। वो कितना था भाई? 40,000 रुपए था, मान के चलिए 40,000 रुपए था, ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट शेयर बेच करके 20,000 कमा लिया, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 60,000 हो गया। तो भाई 1 लाख में 60,000 माइनस करिएगा तो उधार कितना आ गया? 40,000 सरकार ने उधार लिया। यहाँ लिया ना 40,000 उधार, समझ आया? यानी फिस्कल डिफिसिट क्या बताता हमें? उधार सरकार कितना ले रही, कितना कर्ज में डूबा हुआ। अब यहाँ पे देखिए तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ अभी आपने क्या देखा सर? देखिएगा, इसको ध्यान पूर्वक से अच्छे से समझिएगा, पूरा क्लियर करवा दूंगा मैं, क्योंकि बस लास्ट आप पहुंचे हैं और लास्ट अच्छा करना, अंतिम अंत भला तो सब भला भाई, ठीक है ना। और अंत में ही सारी टिपिकल चीजें हैं यहाँ पे। देखिए, फिस्कल डिफिसिट मतलब ये कि आपका जो ऐसा समझिए, इनकम एक तो आप विनिवेश करेगी सरकार, सरकार के टर्म पे ही समझिए, या तो उधार लेगी। बाकी ये दो इनकम तो टेंशन फ्री है, टैक्स से और नॉन टैक्स के अंदर तो ये सारा चीज आता है ना। तो देखिए, हमें फिस्कल डिफिसिट निकालना है। फिस्कल डिफिसिट हमें क्या बताता है? कि हम कितना उधार ले रहे हैं, है ना, यही है। तो भाई पहले बताइए कि आप कमा कितना रहे हैं। ये आपने डिसइन्वेस्टमेंट करके इतना कमाया, और ये नॉन टैक्स है और ये टैक्स से ये पैसा आपने इतना क्या कर लिया? कमाया है। मान के चलिए इतना आपने कितना कमा लिया? 60,000, ठीक है। 60,000 में भी ये जो इनकम हुआ, यानी कि ये जो रेवेन्यू रिसीव से कितना कमाया? 40,000, और डिसइन्वेस्टमेंट से आपने कमाया 20,000। और आपका बजट कितना था? 1 लाख रुपए का बजट था। तो टोटल कितना हो गया? 20,000 और ये 40,000, टोटल 60,000 इनकम हुआ अभी तक। लेकिन अभी भी बजट को पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 40,000। तो ये 40,000 आपको और चाहिए ना भाई। तो ये कैसे निकलेगा? तो आपका जो खर्च है उसमें आप माइनस करिए। क्या खर्च कितना है? 1 लाख रुपए है, उसमें आप क्या माइनस करिएगा? आपने कितना कमाया है डिसइन्वेस्टमेंट करके, टैक्स से और नॉन टैक्स से, तब जाके आपका आ जाएगा ये वाला पार्ट उधार। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही बात देखिए यहाँ पे लिखा गया है फिस्कल डिफिसिट में। फिस्कल डिफिसिट जो निकालते हैं, कुल जो व्यय है, यानी कि टोटल जो एक्सपेंडिचर, उसमें हम माइनस करेंगे टैक्स से जो इनकम हुआ सरकार को, नॉन टैक्स से और डिसइन्वेस्टमेंट से। क्लियर है? अब देखिए दूसरा जो फॉर्मूला लिखा गया और में लिखा गया, ठीक है।
टोटल खर्च में हम देखिए, ये जो टैक्स है और नॉन टैक्स है, ये कैसा पैसा है भाई? सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट है, यानी राजस्व इनकम है। तो वहाँ मैंने लिख दिया इसके जगह में राजस्व इनकम है, ये डिसइन्वेस्टमेंट मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब ये तीसरा फॉर्मूला देखिए, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? कुल जो खर्च आप कर रहे हैं उसमें आप माइनस कर रहे हैं कुल कमाई जो आपकी है, लेकिन उसमें आप उधार को छोड़ करके, एक्सेप्ट पब्लिक डेब्ट, यानी कि जो आप उधार ले रहे हैं इनकम में, यानी कि आपका जो कुल खर्च है 1 लाख रुपए, ठीक है, और आपने जो कुल कमाया है 60,000 आपकी जो सैलरी है, बाकी की 40,000 आपने जो उधार लिया उसको छोड़ करके, तो 1 लाख में 60 को माइनस करिएगा तो 40,000 आ गया ना, यही बता दिया उधार, और यही आपने उधार लिया था भाई। तो फिस्कल डिफिसिट हमें उधार ही तो बताती है देश कितना उधार में डूबा हुआ है या कितना उधार ले रही है। अब अगला ये प्राइमरी डिफिसिट के बारे में पता करते हैं। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? देखिए, प्राइमरी डिफिसिट से ये पता चलता है कि सरकार जो है कितना ब्याज चुकाई है, ठीक है, कितना सरकार ब्याज चुका रही है। मतलब क्या है इसका मतलब समझिए, जैसे कि देखिए हमने भाई 2024 में क्या किया था, 10,000 हमने उधार लिया था, ठीक है, हमने उधार लिया था, और 2025 में, इस 2024 में मेरा 50,000 का बजट था, ठीक है, तो मेरी सैलरी उस समय कितनी थी? 40,000 सैलरी थी, इसलिए मैंने 10,000 क्या कर लिया? उधार ले लिया था, ठीक है। अब अगले साल 2025 में मेरी सैलरी बढ़ करके कितनी हो गई है? 50,000 हमारी सैलरी हो गई है, ठीक, 50,000 हमारी सैलरी हो गई है, लेकिन इस बार खर्च हमारा बढ़ करके कितना हो गया भाई पता है? 80,000 रुपये हमारा बजट हो गया, ये हमारा बजट हो गया, ठीक है, ये हमारा बजट है, और ये इस साल हमारा सैलरी 50,000 हो गया, ठीक। अब समझिए, 50,000 आपकी सैलरी और बजट आपका 80,000 है, ऐसा किस, लेकिन आपने बजट कितना का बनाया? 80,000। क्यों आपने 80,000 का बनाया? इसलिए क्योंकि आपने पिछले महीने क्या किया था? 10,000 आपने उधार लिया था, 10,000 आपने क्या किया था भाई? उधार लिया था, 10,000 आपने क्या किया था? उधार लिया था। तो इस साल आप क्या करेंगे? 10,000 उधार प्लस इसका इंटरेस्ट 5,000 और देंगे, यानी कि टोटल 15,000 आपको देना होगा। इसलिए आपने 80,000 का बजट बनाया, क्योंकि आपका सैलरी 50,000 है भाई, ठीक है। तो 50,000 आपका सैलरी हो गया, इधर 15,000 आपको क्या करना है भाई? एक तो हमें इंटरेस्ट चुकाना है, तो कितना हो गया टोटल? 65,000, ठीक है। इसके बावजूद भी आपने क्या किया है? 80,000 का बजट बनाया है। 80,000 का बजट हमने इसलिए बनाया है क्योंकि 50,000 हमारी सैलरी रही है, 80,000 का बजट है, तो हम उधार कितना ले रहे हैं सर? 30,000, ठीक है। उधार कितना ले रहे हैं? 30,000। तो इस 30,000 में ये 15,000 कहाँ चल जाएगा? पिछले साल का बजट और पिछले साल का ब्याज चुकाने में, ठीक है ना, ये वाला ब्याज, उधार और ब्याज को चुकाने में। बाकी बच कितना जाएगा? ये रेस्ट अमाउंट 15,000 ये हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। उसी प्रकार सरकार भी क्या करती है कि इस साल का जो बजट सरकार ने बनाया 80,000 रुपए का, लेकिन सरकार का इनकम है 50,000, तो इस बार सरकार ले रही है उधार कितना? 30,000। तो अब ये नहीं सोचना है कि ये 30,000 सरकार पूरा का पूरा देश के विकास के लिए खर्च करेगी, नहीं, पिछले साल का जो रहा उधार है ना, उसको चुकाने में खर्च करती है, और जो रेस्ट बच गया 15,000 उसको देश के विकास में खर्च करती है। तो वो कैसे पता चलता है? प्राइमरी डिफिसिट जो बजट सरकार पेश करेगी संसद भवन में, सदन में, वहाँ बताएगी कि इस बार का जो प्राइमरी डिफिसिट है इतना परसेंट तो कुल बजट का, तो कुल बजट जो है उसका इतना परसेंट। तो भाई कैसे निकालिएगा? आपने कितना उधार लिया? तो भैया आपने उधार लिया था 30,000, 30,000 उधार लिया था ना, यहाँ पे देखिए आपने उधार कितना लिया था? 30,000 उधार लिया है, और आपने ब्याज कितना चुकाया? यहाँ पे आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया कितना? 15,000। तो 30 में 15 माइनस करिएगा तो कितना आएगा? 15,000। यानी ये आपका प्राइमरी डिफिसिट, यानी कि इतना पैसा देश के विकास के लिए खर्च हो रहा है। उधार ले रहे हैं 30,000, एक्चुअली में आप उधार ले रहे हैं देश के विकास के नाम के लिए 30,000, लेकिन एक्चुअली अंदर अंदर कहाँ चला जा रहा? 15,000 इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। इसलिए फिस्कल डिफिसिट से हमें पता चल गया कि सरकार उधार कितना ली है, और प्राइमरी डिफिसिट से पता चल गया कि एक्चुअली सरकार उधार लेने के बावजूद भी उतना पैसा देश के विकास के लिए खर्च नहीं करी। तो इसलिए हमें बजट पढ़ने भी आना चाहिए कि कितना अच्छा सरकार काम कर रही है, वाकई इकोनॉमिकली देश कितना स्ट्रांग है, तब आपको समझ में आएगा। अगला आपको समझना है रेवेन्यू डिफिसिट, यानी कि राजस्व घाटा। आप समझिए, रेवेन्यू डिफिसिट यानी कि राजस्व घाटा। राजस्व मतलब क्या था? टेंशन फ्री था, है ना। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक राजस्व व्यय था, यानी कि ऐसा खर्च था जिसमें भाई सरकार को कोई फायदा नहीं था, है ना। और राजस्व इनकम में क्या था? सरकार को क्या था भाई? इसमें टेंशन फ्री था सरकार, यानी कि यहाँ पे भाई सरकार को चुकाना कुछ नहीं था। तो भाई घाटा है, राजस्व घाटा है, तो घाटा अगर है तो खर्च ज्यादा होगा, तो राजस्व व्यय में माइनस कर देंगे राजस्व इनकम, यानी ऐसा इनकम जिसमें आप टेंशन फ्री, टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा, और यहाँ पे वैसा खर्च आप ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि
अगर रेवेन्यू डिफिसिट ज्यादा है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि आप सैलरी में ज्यादा सरकार खर्च कर रही है, घूमने फिरने में ज्यादा सरकार खर्च कर रही है। आप लोग सुन लेते हैं कि मोदी जी यहाँ टूर में गए हैं, या जो भी डेलीगेशन सरकार ने भेजी, ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा 60 डेलीगेशन भेजी, तो भाई उसके लिए तो खर्च हुआ ना, तो वो पैसा सरकार जो खर्च करेगी, या सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं है। तो अगर अगर यही पता चलती है हमें रेवेन्यू डिफिसिट से कि सरकार कितना ऐश मौज कर रही है, या यही चीज मैं यकीन बता रहा हूं आपको भाई, इससे यही पता चल रहा है। कैसे, फिर से समझिए कि सरकार का जो खर्च हो रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब कि वो खर्च जिससे सरकार को भविष्य में कोई फायदा नहीं होने वाला, उसमें यानी कि ये बहुत ज्यादा है, उससे आप माइनस कर रहे हैं ऐसे पैसे से, यानी कि वो पैसा से माइनस कर रहे हैं जो आपका टैक्स से और नॉन टैक्स से पैसा आया हुआ, ठीक। तो वहां से अगर आपका ये वैल्यू बहुत ज्यादा हर साल बढ़ते जा रहा है, यानी कि भाई जो सरकार है वो ऐश मौज में, घूमने फिरने में, या सैलरी, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी वगैरह देने में, अलाउंसेस भत्ता देने में ज्यादा खर्च कर रही है। तो ये आपका रेवेन्यू डिफिसिट से पता चलता है। समझ में आ गया? रेवेन्यू डिफिसिट भी क्लियर है। और अगला है आपका मौद्रिक डिफिसिट, यानी कि जिसे हम कहेंगे मौद्रिक घाटा। इससे हमें क्या पता चलता है, जितना आरबीआई से लिया गया उधार है वो हमें पता यानी कि जो आरबीआई से सरकार उधार लेती है, कितना उधार लिए वो सरकार बजट में बताती है कि इतना मोनेटाइज डिफिसिट है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? चलिए, बजट का सेशन समाप्त होता है। हमारे तरफ से भी मैंने पूरी कोशिश की कि आपको हर एक पॉइंट को समझा सकूं बजट का, कोई चीज़ मैंने रटाया नहीं है। बाकी कंटेंट के लिए आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। सेशन अच्छा हो लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।